अगर आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े सोवियत यूनियन का विभाजन कैसे हुआ और वह कौन सी घटना थी जिसने इतने बड़े स्केल पर विद्रोह को जन्म दिया था, तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे बर्लिन के बीचों बीच खड़ी दो आइडियोलॉजीज को डिवाइड करती इस दीवार का जन्म हुआ और कैसे लोगों के साहस ने इसका अंत किया। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। कहा जाता है कि मानव जाति के अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा था। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एलाइड पावर्स ने एक्सेस पावर्स पे अपनी फतेह हासिल करते हुए जर्मनी को आपस में बांट दिया। इस बंटवारे में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने जर्मनी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। साल 1948 में एक अलग देश वेस्ट जर्मनी को अस्तित्व में लाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन को इस पर ऐतराज था। यहाँ बात आती है दुनिया के दो सबसे बड़ी विचारधाराओं की, जहाँ एक विचारधारा कैपिटलिज्म की बात करती थी, वहीं दूसरी विचारधारा कम्युनिज्म की बात करती थी। फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए कैपिटलिस्ट विचारधारा पर चलते थे और उनका इकोनॉमी मॉडल भी इसी पर आधारित था। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट विचार को लेकर आगे बढ़ना चाहता था। हालांकि ये सारे ही देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ही तरफ से लड़ रहे थे। जब जर्मनी का बंटवारा हुआ तो ईस्ट जर्मनी का एक बड़ा हिस्सा सोवियत यूनियन ने ले लिया, वहीं वेस्ट जर्मनी में ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने कब्जा जमा लिया था। इस तरह जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ये बंटवारा सिर्फ पॉलिटिकली नहीं था बल्कि आइडियोलॉजिकल भी था। वेस्ट जर्मनी को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा गया, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट जर्मनी को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का नाम दिया गया। लेकिन बर्लिन पर दोनों ही हक जताना चाहते थे। असल में बर्लिन का केस थोड़ा अजीबोगरीब था। बर्लिन का पूरा ही ईस्ट जर्मनी यानी कि सोवियत यूनियन के कंट्रोल वाले हिस्से में आता था, लेकिन बर्लिन के हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते हुए वेस्ट जर्मनी भी इसमें अपनी हिस्सेदारी चाहता था। अंत में फैसला किया गया कि बर्लिन को भी अब दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, वेस्ट और ईस्ट बर्लिन। वेस्ट बर्लिन पर एलाइड पावर्स यानी कि फ्रांस, यूके और यूएसए का कब्जा होगा, वहीं ईस्ट बर्लिन पर सोवियत यूनियन का कब्जा होगा। इस तरह वेस्ट बर्लिन एक आइलैंड एरिया की तरह हो गया था जो कि सोवियत यूनियन के कब्जे वाले क्षेत्र में पड़ता था। अब वेस्ट जर्मनी को जब भी अपने हिस्से वाले बर्लिन में जाना होता था तो उसे ईस्ट जर्मनी के बीचों बीच से होकर जाना पड़ता था। असल में नवंबर 1958 में सोवियत संघ ने वेस्टर्न अलाइज से कहा था कि शांति समझौते के लिए तैयार हो जाओ या फिर वेस्ट बर्लिन खाली कर दो। तब वेस्टर्न अलाइज को इस शांति समझौते के तहत मजबूरन पूर्वी जर्मनी को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देनी पड़ी और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वजूद में आया। ऑटोनॉमस स्टेट मिलते ही पूर्वी जर्मनी को पश्चिमी बर्लिन से वेस्ट बर्लिन को जोड़ने वाले रास्तों पर नियंत्रण हासिल हो गया। इसमें सड़कें, रेलवे और हाईवे यातायात तीनों था और वही हुआ जिसका अंदाजा था। कम्युनिस्टों को अपने इलाके में पूरी छूट मिल गई। इसके बाद से ऑपरेशन पिंक की शुरुआत हुई। बेहद खुफिया तरीके से पश्चिमी बर्लिन की घेराबंदी की योजना पर काम शुरू हो गया। कहा जाता है कि पूर्वी जर्मनी में केवल 60 लोगों को ये पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। इस काम को शनिवार की रात शुरू होकर रविवार सुबह तक खत्म कर लिया जाना था। 24 जुलाई को पार्टी के सुरक्षा विभाग ने यह हिसाब लगाया कि 27,000 लोगों पर काम लगाए जाने की जरूरत होगी और इस काम में 500 टन क्विंटल ताल लगेंगी। डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर जिस तरह से पूर्वी जर्मनी छोड़कर पश्चिम की तरफ जा रहे थे, इसे देखते हुए 1958 के बाद कम्युनिस्ट प्रशासन के कान खड़े होने शुरू हो गए। एक ही साथ सख्ती और नरमी बरतने की नीति पूर्वी जर्मनी छोड़ने वाले लोगों को रोकने से नाकाम हो गई थी। बर्लिन को चला रहे चारों मुल्कों के बीच इस बात पर रजामंदी हुई थी कि शहर में उनके नियंत्रण वाले इलाकों की सीमाएं खुली रखी जाएंगी, लेकिन ये शर्त पूर्वी जर्मनी से पलायन को सहूलियत ही दे रही थी। मई 1960 में पूर्वी जर्मनी कुख्यात खुफिया पुलिस का गठन हुआ, लेकिन ये भी पलायन करने वाले 5 लोगों में से एक को ही पकड़ पा रही थी और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि पश्चिमी बर्लिन को पूरी तरह से बंद किया जाना नामुमकिन नहीं था। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को पूर्वी जर्मनी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए एक क्रांतिकारी समाधान की जरूरत महसूस की जाने लगी थी और वो था पश्चिमी बर्लिन का आइसोलेशन, यानी वो तरीका जिससे पूर्वी जर्मनी के लोगों को पूर्वी इलाकों में रखा जाए और पश्चिमी जर्मनी का पूर्वी जर्मनी से संपर्क भी बना रहे। पूर्वी जर्मनी के अधिकारी 50 के दशक में इस बात पर निजी तौर पर जोर देते रहे थे, लेकिन सोवियत संघ ने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की उम्मीद में इस पर वोट कर दिया था। मई 1961 में पूर्वी जर्मनी के नेता वॉल्टर उल्बिच ने सोवियत संघ से इस सिलसिले में फॉर्मल तौर पर आग्रह किया। इसी साल जून में सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में भी कोई हल नहीं निकल पाया। मुलाकात का ही नतीजा था कि जुलाई के आखिर में सोवियत संघ ने बर्लिन की दीवार बनाने की योजना को मंजूरी दे दी। दीवार खड़ी करने की योजना को इस कदर गुप्त रखा गया कि पूर्वी जर्मनी छोड़ने की चाहत रखने वाले लोगों के बीच भगदड़ न मच पाए। राष्ट्रपति कैनेडी के 26 जुलाई 1961 के भाषण के ठीक एक दिन बाद
सोवियत संघ ने फैसला कर लिया। क्रूशेव ने पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ के राजदूत वॉल्टर उर्बिच को बर्लिन के कंटीले बार से घेराबंदी का संदेश भिजवाया। संदेश सीधा था कि ये काम किसी भी सूरत में शांति समझौता खत्म होने से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। हकीकत में सोवियत संघ के नेता उसी डिप्लोमेटिक क्राइसिस को फिर से हवा दे रहे थे जिसकी बुनियाद उन्होंने नवंबर 1958 में रख दी थी। ईस्ट जर्मनी में कम्युनिस्ट शासन होने के कारण अब ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी में माइग्रेट करने लगे थे और ऐसा ही हो रहा था बर्लिन में भी, जहां ईस्ट बर्लिन से लोग अब वेस्ट बर्लिन में जाने लगे थे। सोवियत सरकार अब ये बात समझ चुकी थी कि उनके लिए लोगों के इस पलायन को रोक पाना अब आसान काम नहीं होगा। इसी दिशा में 13 अगस्त 1961 को पलक झपकते ही चीजें नाटकीय रूप से बदलने लगी। वो सुबह के 1 बजे का वक्त था। पूर्वी जर्मनी की सीमा पुलिस और सशस्त्र बल सोवियत सेक्टर की सीमाओं पर तैनात किए गए। उनके सामने दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी बर्लिन की पुलिस थी। वहीं सामने से दोनों देशों के टैंक मार्चिंग करने लगे और अब लोगों को लगने लगा था कि कहीं अब तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं होने जा रहा है। पूर्वी जर्मनी की तरफ बड़े पैमाने पर कंटीले तार लगाने का काम शुरू हो गया। कंक्रीट के पोल जल्दबाजी में खड़े कर दिए गए। यहाँ तक कि पहले से मौजूद लैंप पोस्ट भी घेराबंदी के काम आ रहे थे। 4 दिनों तक पश्चिमी जर्मनी की परवाह किए बिना पूर्वी बर्लिन में कंक्रीट से बनी दीवारों का निर्माण शुरू कर दिया गया था, जिसे हम बर्लिन की दीवार कहते हैं। पूर्वी जर्मनी का हर छठा आदमी पश्चिमी जर्मनी चला गया था और ये पलायन बर्लिन के रास्ते हुआ था। धीरे धीरे करके अब ये घेराबंदी एक दीवार की शक्ल लेने लगी थी। इस दीवार के हर हिस्से पर एक चेक पॉइंट भी बनाया गया था। अगर कोई भी आदमी ईस्ट बर्लिन को छोड़कर वेस्ट जर्मनी में जाने की कोशिश करता था तो उसे सोवियत सरकार की तरफ से सीधा गोली मार देने के आदेश थे। लेकिन फिर भी हर रोज कोई न कोई आदमी इस दीवार को कूदकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता रहा था। इसमें कोई लोग सफल हो जाते तो कई लोग बीच में ही मारे जाते थे। समय बीतता गया और अब लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया था। लेकिन फिर भी बर्लिन के बीचों बीच खड़ी ये दीवार कहीं न कहीं उनकी उम्मीदों का गला घोटती रहती थी। जर्मनी के लोग जर्मनी के यूनिफिकेशन का सपना लगभग भूलते जा रहे थे। लेकिन फिर 80 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब जर्मनी के लोगों को एक बार फिर से नई राह देखने को मिली थी और उन्हें लगने लगा था कि बर्लिन की ये दीवार ध्वस्त हो सकती है। आइए आगे जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी घटना थी जिसने जर्मनी के लोगों को ये नई उम्मीद बंधाई थी। बर्लिन की दीवारें बनाने के बाद एक हिस्से में यूरोपीय देशों के संपर्क में आने की वजह से विकास तेज हुआ। वहीं सोवियत वाले हिस्से में कम्युनिस्ट सरकार की कमजोर नीतियों की वजह से भूख और गरीबी की हालत पैदा हो गई। फिर पूर्वी जर्मनी से पश्चिम की तरफ पलायन शुरू हो गया। पूर्वी जर्मनी का हर छठा आदमी पश्चिमी जर्मनी चला गया। सरकारी आंकड़ों में 25 लाख से ज्यादा लोगों ने पूर्वी जर्मनी से पलायन किया था। बर्लिन की दीवार करीब 160 किलोमीटर लंबी थी। सही मायनों में 80 के दशक के मिडिल में यहाँ परिवर्तन शुरू हुआ जब सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनॉट और पेरेस्ट्रोइका की अपनी नीतियां शुरू की, जिससे सोवियत अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपने देश के रास्ते खोलना चाहता था, जिसका मुख्य कारण था सोवियत की गिरती इकोनॉमी। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड में भी कम्युनिस्ट रेजीम खत्म हो रही थी, जिससे पोलैंड में इंडिपेंडेंट चुनाव कराए गए और जून 1989 में पोलिश लोगों ने अपनी पहली नॉन कम्युनिस्ट सरकार चुनी। हंगरी ने भी ऑस्ट्रिया के साथ अपनी सीमा पर कांटेदार तार और बाड़े को नष्ट कर दिया था। सैकड़ों पूर्वी जर्मन तब छुट्टी पर हंगरी चले गए और ऑस्ट्रिया को पार कर गए। फिर अगस्त में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बेल्टिक स्टेट्स में 20 लाख लोगों ने सोवियत शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। बाद में अक्टूबर में ईस्ट बर्लिन की अपनी यात्रा के दौरान गोर्बाचेव ने पूर्वी जर्मन नेताओं को कुछ सलाह दी, जिसमें उन्होंने वेस्ट बर्लिन और वेस्ट जर्मनी के बॉर्डर्स को खोलने की बात कही। फिर बड़े पैमाने पर विरोध के बाद 9 नवंबर को पूर्वी जर्मन सरकार ने घोषणा की कि अब लोग वेस्ट जर्मनी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दोनों तरफ से जर्मन लोगों ने इस दीवार को तोड़ने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हजारों लोगों ने अब खुद ही इस दीवार को गिरा दिया। लगभग 28 साल के बाद अब जर्मनी के लोग एक दूसरे की तरफ जा पा रहे थे। लोगों में इस बात को लेकर बहुत खुशी थी, क्योंकि जर्मनी में लगभग एक पीढ़ी ऐसी बीत चुकी थी जिन्होंने दूसरी तरफ वाले लोगों को कभी नहीं देखा था। इस घटना से सोवियत के कब्जे वाले दूसरे क्षेत्रों में भी विद्रोह हुआ और 1991 में सोवियत संघ का पूरी तरह से पतन हो गया और वह 15 अलग अलग देशों में टूट गया। इस बर्लिन वॉल फॉल ने पूरी दुनिया में एक नई क्रांति को जन्म दिया था। बहरहाल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल न जाइएगा।